हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक एजुकेट्स। और आज की वीडियो में हम अपने ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और हम इस तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। इसके पहले हम लोग अर्थ की और यूनिवर्स की फॉर्मेशन और सन के इवोल्यूशन और सन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी 2 क्लासेस में कर चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हो स्क्रीन पर, यह हमारा सोलर सिस्टम है। और इस सोलर सिस्टम में करेंटली टोटल 8 प्लैनेट्स आते हैं। इन 8 प्लैनेट्स को, जो कि आप देख सकते हो, ये फर्स्ट 4 है और फिर ये लेटर 4 है। लास्ट में ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज प्लूटो। इसकी कहानी थोड़ी अलग है, जिसको हम लोग आगे चल के हम इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इस प्लूटो की क्या कहानी रही है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं इनको हम 4-4 की कैटेगरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो ये 2 पार्ट्स जो है, इसमें जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ लाइक प्लैनेट्स। तो ये जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स की कैटेगरी है, ये वो प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम अर्थ के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। और जो सेकेंड सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम लोग जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं या जुपिटर लाइक प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं हमारे, इन्हें हम लोग अर्थ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। और जो सेकेंड सेट ऑफ प्लैनेट्स हैं, हमें हम जुपिटर के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। कई और बुक्स में इन फर्स्ट 4 प्लैनेट्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द सन, और इन बाहर के 4 प्लैनेट्स को हम लोग आउटर प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज अवर क्लासिफिकेशन ऑफ 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, वेयर द फर्स्ट 4 आर नोन एज टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट्स एंड द लेटर 4 आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स या जुपिटर लाइक प्लैनेट्स, जो भी आप बोले, ठीक है। सो दिस वॉज अवर बेसिक क्लासिफिकेशन। अब बात करें अगर सबसे पहले हम लोग प्लैनेट्स के बारे में, तो इनमें सबसे पहला प्लैनेट जो है वो है हमारा ये वाला, जिसको हम लोग मरकरी कहते हैं। अब मरकरी के बारे में कुछ खास बातें हैं जिनको समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ये सन के सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। अब यहाँ हम आगे बढ़ने से पहले हम 2 चीज़ों के बारे में एक डिफरेंस को ज़रा नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज रोटेशन एंड सेकेंड वन इज रिवोल्यूशन, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस, दिस इज अ पॉइंट एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो इसे हम रोटेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट का चक्कर लगा रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इसे हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ठीक है। बिकॉज ये प्लैनेट से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ आपसे उसकी रोटेशनल वेलोसिटी या रोटेशनल ड्यूरेशन या रिवोल्यूशनल ड्यूरेशन जो है वो पूछ सकता है। सो आप देख सकते हो कि ये मरकरी जो है, ये सन के पास वाली जो ऑर्बिट है इसमें रोटेट कर रहा है, और मरकरी का जो डिस्टेंस है वो सन से बहुत कम है, मतलब ये क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है। इस वजह से इसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ऑर्बिट है इसका। और चूंकि इसका ऑर्बिट सबसे छोटा है, इसलिए इसको चक्कर लगाने में जो समय है वो भी कम लगता है। मरकरी एक रिवोल्यूशन को सिर्फ 88 डेज में कंप्लीट करता है। और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी रिवोल्यूशन की ड्यूरेशन होती है उसी को हम लोग 1 साल या 1 ईयर कहते हैं। तो अदर टर्म्स में अगर हम ये कहें कि मरकरी का जो साल है वो सिर्फ 88 दिन का होता है और मरकरी का साल सभी सोलर सिस्टम में सबसे छोटा होता है, तो कहीं से भी गलत नहीं होगा। सो मरकरी हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। तो मरकरी के बारे में पहली चीज़ ये कि ये क्लोजेस्ट टू द सन है, दूसरी चीज़ ये कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम है, और तीसरी चीज़ कि इसका जो ईयर है वो शॉर्टेस्ट है और इसका रिवोल्यूशन पीरियड है सिर्फ 88 डेज का, ठीक है। इसके अलावा मरकरी में एक और बहुत खास बात है कि मरकरी में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता है।
तो मरकरी का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली इट इज क्लोज टू द सन, तो यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर इसका बचता ही नहीं है. सो दिस इज द थिंग अबाउट मरकरी. नेचुरल सैटेलाइट्स, जैसे अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, मरकरी के पास ऐसी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है. ठीक है. सो दीज वर फ्यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मरकरी. ठीक. नाउ मूविंग ऑन टू अवर सेकंड प्लैनेट, एंड सेकंड प्लैनेट इज दिस वन विच इज वीनस. तो वीनस के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ की जो सैटेलाइट है विच इज दिस मून, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, इसको सन की जब लाइट मिलती है तो ये बहुत ज़्यादा ग्लो करता है. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा क्या करता है? ग्लो करता है. वीनस की खास बात यह है कि वीनस भी इसी तरह से ग्लो करता है. ठीक है. और यही रीज़न है कि वीनस को हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं. ठीक है. बिकॉज ऑफ इट्स ग्लो इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. देन वीनस को हम अर्थ का ट्विन भी कहते हैं. क्यों? बिकॉज अर्थ से इसका शेप, साइज बहुत ज़्यादा सिमिलर है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज अर्थ ट्विन. ठीक है. इसके बाद बाकी सभी प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे सोलर सिस्टम में, वो सभी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं. ठीक है. हमारी अर्थ भी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में रोटेट करती है. लेकिन हमारा जो वीनस है ये सबसे अलग ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है. ओके. सो वेस्ट टू ईस्ट नहीं, ये बल्कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है हमारा वीनस. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वीनस. ठीक. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और वीनस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो है इसके टेम्परेचर्स को लेके. यू विल बी शॉक्ड टू नो कि वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है. ऑल्दो मरकरी का डिस्टेंस सन से क्लोजेस्ट है, तो इस हिसाब से मरकरी का जो टेम्परेचर है वो सबसे हाईएस्ट होना चाहिए था. लेकिन टू द सरप्राइज वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, और वीनस के टेम्परेचर्स पूरे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे मैक्सिमम होता है. अब इसके पीछे एक रीज़न है. ठीक है. वीनस का टेम्परेचर हॉट क्यों है? बिकॉज वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस के एटमॉस्फेयर में एक गैस प्रेजेंट है जिसका नाम है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये ग्रीन हाउस गैस होती है. ठीक. और ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने अंदर हीट को ट्रैप कर सकती है. दैट मीन्स ये हीट को कैप्चर कर सकती है. अब जब एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करेगा तो उस हीट के ट्रैप होने की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर्स भी वो मल्टीप्लाई होकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. और चूंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ओवरऑल वीनस का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड सिंस वीनस का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज इतना ज़्यादा होता है कि ये वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बना देता है सोलर सिस्टम में. सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वीनस. लेट्स रिपीट वंस अगेन. बिकॉज ऑफ इट्स ग्लो, अपने ग्लो की वजह से इसे हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं. अपने शेप और साइज की वजह से इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है. बाकी सभी प्लैनेट्स जहाँ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, वहीं हमारा जो वीनस है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है. क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है? बिकॉज इसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है. तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? हीट को करती है ट्रैप, और हीट को ट्रैप करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के टेम्परेचर्स बढ़ते हैं, जिससे वीनस के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है. एंड देन वीनस के ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर्स में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, और ये बन जाता है हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट. सो दिस इज अबाउट वीनस. नाउ our third planet is, after Venus, our third planet is Earth, the blue planet. ठीक है. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. अर्थ को हम स्किप कर रहे हैं इस रीज़न की वजह से, बिकॉज पूरी ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं.
तो अभी मैं आपको इसके स्पेशल इसमें कुछ बताना नहीं वाला हूँ। तो दिस इज़ अर्थ, और अर्थ की ये है हमारी नेचुरल सैटेलाइट जिसे हम मून कहते हैं। ठीक है। आई मिस्ड वन थिंग अबाउट वीनस। वीनस की जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो पूरे सोलर सिस्टम में स्लोवेस्ट है। ठीक है। अब रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे अर्थ अपना एक रोटेशन लगभग 24 आवर्स में कंप्लीट करती है, और यही रीज़न है कि अर्थ पर एक डे है वो 24 आवर्स के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन हमारे वीनस का जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट है। रोटेशनल वेलोसिटी स्लोवेस्ट होने की वजह से एक रोटेशन कंप्लीट करने में वीनस को लगते हैं 243 डेज, यानी हमारे वीनस का एक दिन 243 डेज के बराबर है, जबकि अर्थ पे मात्र 24 घंटे में एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन वीनस पर एक दिन 243 डेज में खत्म होता है। सो दिस इज इट्स रोटेशनल वेलोसिटी। सो नोट वन पॉइंट अबाउट दिस कि इसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वीनस की वो स्लोवेस्ट है। और वहीं इसकी बात करें अगर रिवोल्यूशन की, तो इसको रिवोल्यूशन में करीब 224 डेज लगते हैं। सो इसका एक ईयर इज अराउंड 224 डेज, जबकि मरकरी वॉज 88 डेज। ठीक है। सो दिस वॉज द थिंग आई मिस्ड अबाउट वीनस। सो वो मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा मून है। मून के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे मून में क्या है, और लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स वगैरह एवरीथिंग। ठीक है। मून के इम्पैक्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक। इसके बाद ये है हमारा मार्स, मंगल ग्रह। ठीक है। और मार्स के बारे में जो सबसे बड़ी बात है, इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी कहते हैं। रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? रेड प्लैनेट कहते हैं इसके कलर की वजह से, बिकॉज ये दिखने में रेड है। ठीक है। अब रेड क्यों है ये? क्योंकि इसकी सॉइल में प्रेजेंस है आयरन ऑक्साइड की, और ये जो आयरन ऑक्साइड है इसकी सॉइल में, यही इसको रेड कलर देता है, इसी वजह से ये रेड है। ठीक है। अब मार्स के पास नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जिनके नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्स के पास ओवरऑल 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं नोन, जिनमें से एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ठीक है। तो जिस तरह से हमारे अर्थ के पास मून है, उसी तरह से मार्स के पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रोटेशन की, मार्स के रोटेशन की, और साथ में हम बात करें इसके रिवोल्यूशन की। ठीक है। तो इसको रोटेशन में, यानी एक दिन कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगभग लगते हैं, लगभग 24 आवर्स लगते हैं। लेकिन बात करें इसके रिवोल्यूशन की, तो इसका रिवोल्यूशन खत्म होता है 687 डेज में, यानी इसका एक दिन जहाँ 24 घंटे के बराबर है, तो इसका दिन जो है वो लगभग अर्थ के इक्विवेलेंट है, लेकिन इसका एक साल 687 डेज में ख़त्म होता है, यानी अर्थ से भी लगभग 2 गुना इसके साल की लेंथ है। ठीक है। तो 1 ईयर ऑन मार्स इज इक्वल टू 687 डेज। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू, दिस वॉज अबाउट मार्स। सो हमने अभी तक मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बारे में पढ़ा है, जो कि है हमारे इनर प्लैनेट्स। ठीक है। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग इनर प्लैनेट्स, वी आर मूविंग टू अवर आउटर प्लैनेट्स। ओके ओके। सो नाउ आउटर प्लैनेट्स में हमारा सबसे पहले आता है जुपिटर। दिस वॉज मार्स। एंड आउटर प्लैनेट्स में हमारा सबसे पहले आता है जुपिटर। जुपिटर को हम लोग लॉर्ड ऑफ हेवेंस भी कहते हैं। ठीक है। जुपिटर को हम लोग लॉर्ड ऑफ हेवेंस भी कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसके बाद अगर हम सारे हमारे जितने प्लैनेट्स हैं, ये 8 के 8 प्लैनेट्स का अगर हम मास कंबाइन कर लें, ठीक है, तो इनका 2.5 टाइम्स मास अकेले एक प्लैनेट का है, जिसका नाम है जुपिटर। सो जुपिटर हमारा इतना बड़ा है और इतना भारी है
कि यहाँ पर हमारे सारे प्लैनेट्स के मास को अगर हम कंबाइन कर लें तो उनका भी 2.5 गुना मास अकेले जुपिटर होल्ड करता है। ठीक है, अब वीनस के बारे में हमने बात करी कि वीनस की जो रोटेशनल वेलोसिटी है, ठीक है, वीनस की रोटेशनल वेलोसिटी वो सबसे स्लोवेस्ट थी। ठीक है, वीनस की रोटेशनल वेलोसिटी सबसे स्लोवेस्ट थी, लेकिन जुपिटर की जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो है फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम। तो यानी एक रोटेशन सबसे तेजी के साथ पूरे सोलर सिस्टम में अगर कोई प्लैनेट कंप्लीट करता है तो वो है जुपिटर। ठीक है, इस जुपिटर को एक रोटेशन कंप्लीट करने में मात्र 9 घंटे 50 मिनट लगते हैं, यानी इसका एक दिन 9 घंटे 50 मिनट के बराबर है। यानी इसकी दिन और रात या सिर्फ कहे पूरा एक दिन का जो कंप्लीशन है वो मात्र 10 घंटे से भी कम में हो जाता है। सो दिस इज समथिंग अबाउट जुपिटर। ठीक है, अब लास्ट में बात आती है जुपिटर की नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, जुपिटर में बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं और अक्सर जुपिटर और सैटर्न के बीच में सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स होने का कंपटीशन चलता रहता है। ठीक है, अभी करंटली अप टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सैटर्न इज द प्लैनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स, या जो प्राकृतिक सैटेलाइट्स है या जो मून है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, वो करंटली जो है सोलर सिस्टम में सैटर्न के पास है। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जो हमारे सैटेलाइट्स चल रही हैं सोलर सिस्टम में और वहाँ पे उनमें अक्सर ये जो है खोज होती रहती है और खोज में पता चलता है कि भाई यहाँ नई सैटेलाइट मिल गई है। ठीक है, तो जुपिटर में भी ऐसे बहुत सारी 100 से ज़्यादा, लगभग 150 सैटेलाइट्स है जुपिटर में भी, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी जैनीमीड। जैनीमीड क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो जैनीमीड जुपिटर की लार्जेस्ट सैटेलाइट है, सिर्फ इतना ही नहीं, जैनीमीड पूरे सोलर सिस्टम की भी लार्जेस्ट सैटेलाइट है, तो इसलिए जैनीमीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस वॉज अबाउट जुपिटर। नाउ मूविंग ऑन टू द सैटर्न, द प्लैनेट विद द रिंग्स। ठीक है, अब जुपिटर जो था, जुपिटर जहां हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट था, वही सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब इस सैटर्न के अराउंड हमें रिंग्स देखने को मिलती है और ये रिंग्स टोटल 7 है। 7 रिंग्स मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस। ठीक है, ये डस्ट और आइस से बनी हुई इसमें 7 रिंग्स हैं। इसके अलावा इसके पास बहुत सारे मून्स हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके पास भी ऑलमोस्ट 150 के आसपास मून है और जुपिटर और सैटर्न के मून के नंबर्स में बहुत ही कम डिफरेंस है। लेकिन इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है उसका नाम है टाइटन। ठीक है, सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सैटर्न कि एक तो इसके पास 7 रिंग्स हैं, दूसरा ये सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और तीसरा टाइटन इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सैटर्न का जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो ऐसा है कि इसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगभग 10 घंटे 25 मिनट का समय लगता है, जो कि जुपिटर से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो जुपिटर के बाद इसे सेकंड फास्टेस्ट रोटेशनल वेलोसिटी वाला प्लैनेट जो है वो कहा जा सकता है। वहीं इसका जो रिवोल्यूशन है वो कई ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, इसको 84 ईयर्स में इसका एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है, यानी अर्थ का एक साल, यहाँ 84 साल लगते हैं एक साल होने में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इट्स रिवोल्यूशन। नाउ सैटर्न के बाद दिस वाज सैटर्न, दिस इज यूरेनस, एंड लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। ये यूरेनस और जो नेपच्यून है ना, इनको मिला के जोवियन ट्विंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जोवियन ट्विंस? क्योंकि ये शेप, साइज, कलर इनमें काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, अब इनका जो कलर है ना, ये थोड़ा ग्रीनिश ब्लू शेड में इनका कलर आता है। ठीक है, ग्रीनिश ब्लू शेड में इनका कलर आता है। ठीक, अब ये यूरेनस और नेपच्यून की अगर हम बात करें तो यूरेनस और नेपच्यून को, यूरेनस को जहाँ लगभग 17 घंटे 20 मिनट का टाइम लगता है, वहीं नेपच्यून लगभग 16 घंटे में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये है हमारे जोवियन ट्विंस और ये थे हमारे सोलर सिस्टम के करेंटली जो लास्ट प्लैनेट है वो यूरेनस, और फिर लास्ट प्लैनेट है हमारा नेपच्यून। ठीक है, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स के अलावा
एक प्लैनेट और था जो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, और ये था ये छोटा वाला प्लैनेट जिसको प्लूटो कहते थे हम, ठीक है, प्लूटो। लेकिन 2006 में एक बॉडी है जिसका नाम है IAU या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया और इससे डिक्लेयर किया एक ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है, ड्वार्फ प्लैनेट। तो असल में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के हिसाब से प्लैनेट की कैटेगरी में आने के लिए या प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस में से प्लूटो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता था, जिनमें से एक कंडीशन ये थी कि हर प्लैनेट की एक सेपरेट ऑर्बिट होनी चाहिए, लेकिन प्लूटो की जो ऑर्बिट थी वो कोइंसाइड करती थी कुछ पॉइंट्स पर। तो ऐसे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। सो दिस वॉज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द सोलर सिस्टम। जितना हमने इस लेक्चर में जाना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। सो वो चीज़ हमने करी है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अगर, तो ये वीडियो आपके लिए सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब अर्थ के बारे में डिस्कशन जो है वो शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम वाला पार्ट और यूनिवर्स वाला जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट इस वीडियो में ओवर हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट अप विद दैट, और अगले लेक्चर के लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ये सीरीज़ हमारी 3rd एपिसोड, ये हमारा 3rd लेक्चर था। इसके बाद 4th लेक्चर हमारा आएगा बहुत जल्द। तो सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास और लेक्चर आपको कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हो। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।